नमस्कार। तो हमने 10th क्लास में पहला चैप्टर शुरू किया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नंबर सिस्टम की ये शुरुआत होती है नेचुरल नंबर्स की से। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। फिर उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी ऑपरेशंस के अंदर, वो सेटिस्फाई नहीं होती है, उसके कारण हमने उसको आगे एक्सटेंड किया था और हम पहुंचे थे होल नंबर्स। फिर होल नंबर में भी फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिशन की सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हमने उसको एक्सटेंड किया था एंड वी हैव रीच्ड टू इंटीजर्स। और इंटीजर्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो हम पहुंचे थे रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में हमने सबसे पहले देखा था एडिशन कैसे डिफाइन होता है, और फिर एडिशन की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अगर a अपॉन बी और c अपॉन डी दो रैशनल नंबर्स हैं, तो इसके सम को हमने ऐसा डिफाइन किया था। यहां पे हमने देखा था AD, a और d ये इंटीजर है, तो a इंटू डी इज ऑल्सो इंटीजर, b इंटू c इज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, और b इंटू डी दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर दिस इज ए रैशनल नंबर। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर इज सेटिस्फाइड। अगली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जैसा हमने नेचुरल नंबर्स वगैरह के अंदर देखा था कि 2 + 3 = 3 + 2, तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स के अंदर a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इज इक्वल टू c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी रिजल्ट सेम आने का है। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें ग्रुप वाइज एडिशन है। किसके लिए? रैशनल नंबर्स के लिए। सो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी एंड प्लस सी अपॉन f विल बी इक्वल टू, चाहे हम इन दोनों को सबसे पहले ऐड करें या लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करें, सम इज गोइंग टू रिमेन द सेम। So this is associative property. Then come to identity element for addition. Identity element 0 is the identity element for addition, क्योंकि 0 खुद भी रैशनल नंबर होता है। अगर हम 0/1 लिख देंगे तो this has कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो ये 0 खुद एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर रैशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज a अपॉन b प्लस 0 विल बी इक्वल टू a अपॉन b। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 प्लस a अपॉन b। मतलब 0 को चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करो या राइट साइड से ऐड करो, you are going to get the same result. Then additive inverse, जैसे हमने देखा था कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है, तो यहाँ पे a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स -a अपॉन b होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -a अपॉन b को प्लस a अपॉन b के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा। So here additive inverse of negative of a number of a rational number a upon b, a upon b का additive inverse -a upon b होगा, क्योंकि अगर अपन a upon b के साथ में -a upon b ऐड करेंगे we are going to get 0. Similarly subtraction, तो पांचों प्रॉपर्टी हो गई एडिशन की। अब हम देखें सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन
इसके अंदर जैसे हमने देखा था बीच में प्लस साइन आ रहा था, उसकी जगह माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन इन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, मतलब सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी ए रैशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड होगी। Subtraction of two rational number is a rational number. Then come to next. Multiplication. अब multiplication इसको कैसे define करेंगे? If a upon b and c upon d are two rational numbers in which this denominator b is not equal to 0 and d is also not equal to 0, तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाए और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाए, तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी विल बी ए सी अपॉन बी डी। अब यहाँ पे भी ए सी ये इंटीजर है, बी डी ये भी इंटीजर है, देयरफॉर दिस विल आल्सो बी ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल बी, अगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर दें, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। तो केवल ऑर्डर चेंज कर दें तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property is for group wise multiplication. Means here in bracket if we are keeping a upon b into c upon d into e upon f, so this will be equal to a upon b into c upon d into e upon f. फिर identity element for multiplication वो 1 ही होगा, 1 is the identity element for multiplication. Why? Because when 1 is multiplied with any rational number, we are going to get the same rational number. So 1 into a upon b will be equal to a upon b, and this is a upon b into 1. Either we are multiplying from left hand side or from right side, we are going to get the same result. Then multiplicative inverse, fifth property. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे हमने देखा था 2 का था 1/2। 1/2 एक्चुअली व्हाट दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे भी अगर a अपॉन b है नंबर, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन a अपॉन b। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो b अपॉन a हो जाएगा। सो b अपॉन a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b। क्यों? क्योंकि a अपॉन b को अगर b अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर b से b कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा। वी आर गोइंग टू गेट दिस 1। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये भी हमने देख ली कि किसी भी नंबर का, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा। देन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अगर हम ये लेते हैं, इसके कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दो टाइप की होती है। इसमें a upon b into c upon d plus e upon f will be equal to a upon b into c upon d plus a upon b into e upon f। मतलब ये a upon b इसके साथ में और इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे बीच में अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे भी बीच में माइनस साइन आ जाएगा। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, देन वी कैन सी सम ऑफ द नोट्स। Since every integer x can be written as x upon 1, therefore
every integer is also a rational number. तो जैसा कि हम देख चुके हैं पहले, किसी भी इंटीजर के अपान में 1 कर दो तो वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. देन hence the set of rational number includes all the integers in it. Then rational number do not have unique representation. This is also true. In your lower classes you have done equivalent fractions. मतलब 2/3, इसी को ये 2/3, इसी को हम 4/6 भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2/3 ही आ गया. Means 2/3 can be written as 4/6. This can be written as 6/9 also. So rational numbers do not have unique representation. There are equivalent rational numbers for or fractions. Then in a number line, among the infinitely many fractions equivalent to 1/2, we will choose 1/2 to represent all of them. तो ये चीज भी है कि अगर हमारे पास में 2/3 ये 4/6 के भी बराबर है और 6/9 के भी बराबर है. अब अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना तो इसमें से कौन सा हम रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें से सबसे सिंपलेस्ट वाला, सब काट पीट के और सबसे छोटा नंबर ले आओ और वो नंबर हम नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. Then next we come to irrational numbers. Rational देख लिया. Rational numbers मतलब जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर. लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को हम बोलते हैं irrational number. For example, √2 you can never express in the form of P/Q. √3, √5, these numbers cannot be expressed in the form of P/Q. So irrational numbers means a number which cannot be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called irrational numbers. अब देखिए, हमने रैशनल नंबर्स देखे थे. रैशनल नंबर्स को हमने डेसिमल फॉर्म में भी लिखना देखा था. मतलब 1/2 को अपन 0.5 लिख सकते हैं, 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं, है ना. तो नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है. अब कोई सा भी, जैसे नेचुरल नंबर भी होगा 5, तो 5 को हम 5.0 तो लिख सकते हैं, उसके आगे 0.0 लगा दो, या जितने भी जीरोस लगाने हो उतने हम लगा सकते हैं. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे अगर हमने देखा 0.5 को ये पॉइंट हम हटा दें, पॉइंट हटाते हैं तो 1 आ जाता है, और जितने भी नंबर पॉइंट के बाद में होंगे उसके जीरोस लगा देते हैं. तो ये आ गया 5/10. इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया. सो दिस कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, चाहे हम 0.25 ले लें
इसमें ये पॉइंट हटाया तो 1 आ गया और फिर 2 zeros लग जाएंगे। 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 1, तो दिस इज 1/4। तो कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर वो टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग decimals can always be written in the form of p/q। इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा रैशनल नंबर्स होंगे। सो हियर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दे आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स, ये हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में 9th क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं कि 0.33333 recurring, express it in the form of p/q। अगर आप रिकॉल करें पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने किया है कि सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं x = 0.3333 recurring, फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x = 3.3333 recurring, और फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से 0.3333 की वैल्यू 1/3 आ जाती है। और वैसे भी 1/3 अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 0.3333 एंड सो ऑन ये आता है। इसी चीज को 0.3 बार भी लिख सकते हैं। और इस तरह के कन्वर्शन आपने 9th क्लास में किया है। इवन अगर ये 0.23 रेकरिंग दिया हुआ हो, मतलब 0.23232323 ये दिया हुआ हो, इसको कैसे कन्वर्ट करना, तो एक सपोज करते हैं, फिर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस वाज द वे इन विच all these terminating decimals and non-terminating repeating decimals, अभी non-terminating में ये repeat हो रहा है, either a digit is repeating or a block of digit is repeating, तो ये इसको हमेशा p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। So these are always, so there are two types of terminating decimals। पहला है रैकरिंग, तो रैकरिंग वाला तो हमने देख लिया, दे आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। देन नेक्स्ट इज नॉन रैकरिंग। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो जिसमें डिवीजन प्रोसेस खत्म ही नहीं होती और ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है ना कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस केस के अंदर इनको p/q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, सो दे आर ऑलवेज इरैशनल नंबर। तो ये हमेशा इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। Now square roots. Square roots of some rational numbers means अगर √1 ले तो 1 के बराबर होता है, √4 वो 2 के बराबर होता है, √9 3 होता है, √16 दिस इज 4। लेकिन अगर हमने √2 या √3 ले लिया इसके बीच में, या यहाँ पे √5 √6 √7 √8 लिया, तो इनके लिए हमारे पास में कोई इंटीजर या कोई रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। सो बट √2 √3 √5 कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब ये जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। सो देयरफॉर दीज नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। दिस टाइप ऑफ नंबर्स are called irrational number, which cannot be written in the form of p/q. So now we will have to prove
that this cannot be written in the form of p by q. This is irrational number. ऐसे ही हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, √5 को भी प्रूव कर सकते हैं. These are irrational numbers. लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमको पहले एक थ्योरम देखनी पड़ेगी. तो this is a theorem. Let p be a prime number and p divides a square. प्राइम नंबर है और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है then p will divide a also. तो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा. where a is a positive integer. अब इसके प्रूफ के अंदर हम इसको अगर देखें, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है p1 p2 p3 pn ऑल दिस. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी मालूम है किस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं. तो a को अगर फैक्टराइज किया, जैसे आप अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा. मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 into 2 into 3, है ना. तो ऐसे ही यहाँ पे a का प्राइम फैक्टराइजेशन p1 into p2 into pn इस तरह का है, where these are prime numbers not necessarily distinct. जैसे अभी हाल हमने देखा कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3 है. अब 2 तो 2 बार आ रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि सब अलग अलग हों. So if a can be written like this, then a square will be p1 p2 pn into p1 p2 pn, मतलब p1 square into p2 square into up to pn square हो जाएगा. अब नाउ सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, so therefore from the fundamental theorem of arithmetic it follows that p is one of the prime factors of a square. अगर p डिवाइड कर रहा है इसका मतलब एक फैक्टर तो उसमें से होना चाहिए. अगर 10 को 2 डिवाइड करता है तो 2 10 का फैक्टर होता है कि नहीं, क्योंकि 10 के फैक्टर्स का 2 into 5 होता है. अब 2 तो आ रहा है इसका फैक्टर. तो यहाँ पे इसी तरह से अगर p ने a स्क्वायर को डिवाइड किया, इसका मतलब p is one of the prime factors of a square. However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that only prime factors of a square के प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 pn हैं. तो p इनमें से एक आध कोई होना चाहिए. Now since a can be written like this, therefore p divides a. So like this we can prove that p will divide a also. तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे. Now this is important theorem. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रूव करना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल और √5 इज इरेशनल. तो यहाँ पे देखिए, इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम √2 इज इरेशनल, यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है, जो चीज हमको प्रूव करना है उसका उल्टा हम सपोज कर लेते हैं. तो जैसे अगर हमको प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल, तो हम सपोज कर लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है. इरेशनल नहीं है इसका मतलब रैशनल है. तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अंदर
जब हम इसको लेके चलेंगे कहीं ना कहीं पे ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अपन ने जो सपोज किया वो गलत है। तो ये मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर हमको प्रूव करना है √2 इज ए रैशनल नंबर, तो सपोज कर लो दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, दिस इज इरेशनल। इफ वी वांट टू प्रूव, तो हम सपोज करेंगे दिस इज नॉट एन इरेशनल। और अगर ये इरेशनल नहीं है तो √2 रैशनल होगा, और अगर रैशनल है तो √2 p/q के फॉर्म में होगा। अगर p/q के फॉर्म में है, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये q इधर आ गया, तो p इज इक्वल टू √2 टाइम्स q हो जाएगा। दोनों साइड इसको स्क्वायर करें तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये √2 का स्क्वायर 2, तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर। अब जब यहाँ पे 2 टाइम्स q स्क्वायर है, इसका मतलब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब अपन ने अभी हाल थ्योरम की थी कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो p भी डिविजिबल बाय 2 होगा। सो देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। और अगर p 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसको 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो इसको p को 2 इंटू k लिख दिया, where k कैन बी एनी नंबर। अब ये p इज इक्वल टू 2k, इसको अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे पुट कर दें, तो ये p की जगह आ गया 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम, तो यहाँ से q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा, अभी हमने जो थ्योरम की थी उससे। तो यहाँ पे देखिए, ये q इज डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पे हमने लिखा था p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगा यहाँ पे किसके लिए? इसके लिए। यहाँ पे √2 is equal to p/q, where p and q are integer, q is not equal to 0, and HCF of p and q is 1। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ये दिया हुआ है, p और q को 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। और यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि p वो भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है। सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन टू दैट fact that HCF of p and q is 1. So therefore p and q are both divisible by 2, which is a contradiction to our assumption that HCF of p and q is 1. इसका मतलब हमने जो सपोज किया वो गलत है। हमने क्या सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये गलत है। इसका मतलब √2 इरेशनल नंबर होना चाहिए। सो देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, √5 को भी प्रूव कर सकते हैं।